बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीएन न्यूज़ से आपका मेज़बान मियां तारिक ओन कराची के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मसाइल का हल क्या है इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि कराची चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब है और इसकी आबादी तकरीबन अगर एक अंदाजे के मुताबिक देखी जाए, जो नेक्सस में जो पता चला है उससे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस वक्त भी जो आज़ाद ज़राए हैं वो ये कहते हैं तकरीबन कराची की आबादी जो 3.5 करोड़ से बढ़ चुकी है। और लेकिन उसके मसाइल वसाइल उस पर क्या किसकी इजारादारी है, क्यों इस शहर को रोज़ाना अरबों रुपए की लूट मार कर रहा है। इस शहर के आम जो शहरी हैं उनके जो मसाइल हैं वो कब हल होंगे, इन मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम खान साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम खान, चेयरमैन कराची ग्रैंड अलायंस, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। असलम भाई, ये बताइएगा कि कराची चूँकि पाकिस्तान का माशी हब है, लेकिन यहाँ पर मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि एक आम शहरी जो है वो इस वक्त जो है परेशान है कि उसके मसाइल कैसे हल होंगे। क्या फरमाएंगे आप इस पर? देखिए, इसके तो बेनतहा मसाइल हैं। आपने खुद भी जैसे अभी फरमाया कि जिसकी आबादी ही सही काउंट नहीं होगी, यानी जिस घर में 5 लोग रहते हैं और उनको 3 काउंट किया जाएगा तो फिर कैसे बजट बनेगा। सही। तो जब यहाँ 2 करोड़ 3 लाख की आबादी आप शो करेंगे और 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसका बजट तो बन ही नहीं सकता। सही। जहाँ तक इसकी देखने आप इसके बेपनाह मसाइल है। आप इस बड़े शहर में ऐसा कौन सा मसला है जो नहीं है। सही। आप अगर इस पे शुरू करें, यानी जो बुनियादी चीज है पानी की शॉर्टेज है। 2006 के बाद से आज तक K4 जो है ना आज तक नहीं आ सका। यानी पानी की शॉर्टेज, कितनी शॉर्टेज है, 50% से ज्यादा पानी की शॉर्टेज। अब आप इलेक्ट्रिक पे आ जाए, 2008 में जब केई को दिया गया, यानी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई से निकाल कर केई को दिया गया, तो उस वक्त चंद अरब रुपए सब्सिडी जाती थी। ठीक है। आज इस बजट में आपको पता है केई के लिए कितने पैसे रखे गए? 1 अरब 74 करोड़ रुपए। सही। चंद अरब में 174 अरब रुपए रखे। ठीक है। यानी आप इदारों को किस तरह तबाह किया जा रहा है। सही। अब आप आ जाए वाटर बोर्ड में, आ जाए आप केएमसी में, आ जाए आप, अगर दुनिया का सबसे मुकद्दस शोबा जो है हेल्थ है जी, जहाँ इंसान की जानों की कदर की जाती है, आज का हमारा डॉक्टर जो है क्या कर रहा है, आप हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, इसी तरीके से लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों का तो ये हाल है कि मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जब 1 लाख रुपए की दवा किसी हॉस्पिटल में जाती है, यानी उसका जो टेंडर होता है, तो 20,000 रुपए की दवा भी वहां नहीं पहुंचती। ठीक है। यानी ये कितना मुकद्दस शोबा है। तालीम में आ जाए, तालीम में अगर आप करप्शन देखेंगे ना, यानी माली भी और इखलाकी करप्शन, कितना जबरदस्त इदारा है। यानी पूरे माशरे को सुधारने में जिसका किरदार होता है, वो एजुकेशन होती है, टीचर होता है। ठीक है। आप उसकी हालात जाके देख ले। यानी फिर इसके बाद आप अपने शोबे में आ जाए, यानी मीडिया में आ जाए, आप मुझे बताएं जब आपको एड मिलते हैं उसमें आपको कितनी परसेंटेज देनी पड़ती है? 50% प्लस है। ठीक है ना। तो ये अब कैसे माशरा सही होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, बिजली देख लें, पानी देख लें, गैस देख लें, कि कोई तो ऐसी बुनियादी चीज है जो शहर को मिलती हो। सही। असल में एक मसला रहा कि कराची को पिछले 40 साल से दहशतगर्दी की आमाजगाह बन गया था। फिर एक वक्त आया कि जब कुछ अफराद कत्ल होते थे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब एक ही रात में 100 अफराद जो है वो कत्ल होते रहे। फिर उसके बाद हमने देखा 2013 में कोई अमन अमान की सूरत बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद फिर हुआ तो जो दहशतगर्दी तो खत्म होगी, लेकिन जो असल मामला है, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब होगी। कराची में 2024 में अब तक जो है 72 से ज्यादा अफराद डकैती और राजनी में मारे जा चुके हैं। कैसे देखते हैं कि इस मसले को हल करने के लिए क्या हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारे क्या इस नेक्सस है इनका कि वो इसको ठीक करना चाहते हैं, या सिर्फ खामोशी है? सिर्फ खामोशी है। ठीक है। आप इस शहर में रहते हैं, आपने तमाम सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है जी। आप इस शहर के मजबूत तरीन बासी हैं, इस शहर के वेल इन्फॉर्म पर्सन हैं। आप मुझे बताएं, थोड़े दिनों पहले यानी 3-4 साल पहले, 5-6 साल हो गए होंगे, जिस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि मुजरिमों के साथ कतई तौर पर अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, और वो शुरू हुआ था हाफ फ्राई और फुल फ्राई। आपको याद है? यानी गवर्नमेंट ने चाहा जब हाफ फ्राई और फुल फ्राई के नाम पर इस शहर में अमन कायम हो गया था, डकैतियां रुक गई थी, टेलीफोन स्नैचिंग कम हो गई थी,
तो यानी इस वक्त हुकूमत ही नहीं चाहती ना, कभी वो कहती है, यानी आप कहीं दुनिया में होता है यार, इस इतने बड़े माशरे में जिसकी 10 लाख की फौज है, 1 लाख से ज्यादा रेंजर्स कराची शहर और सिंध में मौजूद है, और हम कच्चे के डाकुओं को नहीं पकड़ सकते, यानी इसका मतलब है हमें अपनी फौज और रेंजर्स पर जो एतमाद नहीं है, ये चाहते नहीं है फौज और रेंजर्स को दे दिया जाए और खाली पुलिस को दे दिया जाए। मैं रेंजर्स और पुलिस की बात, मसला ये है कि उसमें जो हमारे जो सियासी सिस्टम है, उस सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डाकुओं को। बुनियादी तौर पे तो वो ये मसला है, और वो मसला ये है कि प्रोटेक्ट इस वजह से कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, वो सिस्टम भी है, वो सारे इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन असल मसला यानी कि इस दहशतगर्दी या इस चोरी डकैती की जो वारदातें, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सख्ती करनी पड़ेगी आपको, लोगों को, उन लोगों को मुझे आप एक रिकॉर्ड निकाल लें कि चोरी डकैती और जख्मी करने के कितने मुलजिम पकड़े गए, स्नैचिंग के कितने मुलजिम पकड़े गए, और उनमें से कितने लोगों को सजा हुई। तो आप मुझे 5% भी अगर बता देंगे ना कि 5% लोगों को सजा हो गई, यानी पकड़े गए इस माशरे के अंदर, इस हालात में, इतनी दुनिया की तरक्की याफ्ता शहर में जो है, आपके पास मूवियां मौजूद हैं, आपके पास तमाम चीजें मौजूद है, उनकी मौजूदगी का रिकॉर्ड मौजूद है, जिस वक्त ये कत्ल हुआ, जिस वक्त ये डकैती हुई, उनका मोबाइल वहां मौजूद था, उनकी तस्वीरें आ गई, उनकी सारी चीजें आ गई, लेकिन वो कैसे बरी हो जाते हैं? यानी कौन सा सिस्टम है जो उनको बरी कर देता है? एक शख्स पकड़ा गया, आप बिलीव करें या नहीं करें, उसके पास से 2 रिवाल्वर बरामद हुए थे, जज ने उसको छोड़ दिया, रिवाल्वर समेत वापस कर दिया, क्योंकि हमारी एक बंदा पहुंच गया, उसने बोला ये कौमी मफाद के अंदर काम कर रहा था, इसको छोड़ा के लिए। लेकिन मसला ये ना कि एक चीज बताएं ना, कि जिस तरह आपने ये कहा कि ये हो रहा है, सिस्टम है, ये इसमें चीजें हैं, लेकिन उसके बाद हम बावजूद जो है हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि लोग मर जाते हैं, उसके बाद हम 2 दिन 4 दिन उसकी खबरें चलती हैं, खबरें चलने के बाद फिर उसके बाद एक हम नए हादसे की तरफ रुजू करते हैं कि जनाब कोई हादसा होगा तो फिर खबर आएगी और फिर ये होगा, हम मुजम्मत करेंगे सबको। लेकिन असल मसला जो है वो नहीं हो पा रहा कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको, इस माशरे को कैसे आगे की तरफ लेके जाएंगे, कैसे मुमकिन होगा कि इसको, इन चीज़ों को हम करेंगे। लेकिन क्या मुमकिन है कि हम इस माशरे को ठीक कर सकें, ये करप्शन जो है ख़त्म हो सके, ये जो नक्सेस है बुनियादी तौर पे, जो इदारों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आपस में नक्सेस हैं, जो अवाम के खिलाफ है, मैं समझता हूँ, वो कैसे तोड़ा जाए? देखिए, इसको तोड़ने के लिए मैंने बताया ना, जब तक सजाएं नहीं होंगी, आप आज निकाल ले, इस कराची शहर में पहला हंगामा जो है वो बुशरा दैदी वाला बिल्कुल याद है, किस प्लानिंग के तहत हुआ। मैं उस पूरे वाक़े का गवाह हूँ। जब सुबह मैंने खबर पड़ी है तो पता चला पूरे कराची में 155 गाड़ियां जल गई। वाक़या कहाँ हुआ है? नाज़िमाबाद में। पूरे शहर कराची में कौन लोग थे जिन्होंने इतनी सारी गाड़ियां जलाई? इसके बाद फिर पता चला भाई अलीगढ़ में हमला हो गया। कौन लोग थे? मैं गया पठानों के पास, सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे वहां इमदाद देके। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने बोले हमें तो मालूम ही नहीं कौन लोग थे जो हमला करके गए। उनको पठानों को नहीं मालूम था। पठान कॉलोनी के रहने वाले, बनारस के रहने वाले, उस पूरी पट्टी से 1% लोग भी नहीं थे। उससे तहकीकात होनी चाहिए। आप देखिए, हम ये शुरू नहीं करते, लियाकत अली का कत्ल, कातिल नहीं पकड़े गए। मैं कहता हूँ कायदे आजम का कत्ल, कातिल नहीं पकड़े गए। उस कराची शहर में हम बात करते हैं हकीम मोहम्मद सईद का कत्ल, कितने लोगों को सजाएं हुई, कितने लोग पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद वो बरी हो गए। इसके बाद अजीम अहमद तारिक का कत्ल हुआ, कितने लोग पकड़े गए और कितने लोगों को सजाएं हुई। जब इन लोगों के लिए कातिलों को सजाएं नहीं हो रही, शहर के अंदर कितने लोग पकड़े जाते हैं, कितने लोग कत्ल होते हैं। जब तक इनको सजाएं नहीं मिलेंगी, आप सिर्फ एक वाकया मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त 245 के तहत जो है वो फौज को इख्तियारात दे दिए गए थे कराची में, नवाज शरीफ का दौर था। एक आदमी को पकड़ा, उसको, उसके ट्रायल हुआ, उसको उसी दिन सजा हुई, उसके अगले दिन उसकी अपील मंजूर करी गई, उसके तीसरे दिन वो उसकी अपील कैंसिल कर दी गई और चौथे दिन उसको सजा दे दी गई। 10 दिन, उन दिनों के 10 दिन की आप तारीख उठा के देख ले, कोई बैंक डकैती नहीं हुई, कोई बड़ा जो है ना उसकी तो मिसाल ये है, तो जब तक नहीं है ये तो देखिए, उसकी मिसाल ये है कि जिया के दौर में एक बच्चे के साथ ज्यादती का केस हुआ था और वो 1 हफ्ते में पकड़ा गया था, 1 हफ्ते में उसका ट्रायल हुआ और उसके बाद फांसी दे दी गई। कराची में समेत पूरे पाकिस्तान में जो क्राइम का रेशो था वो कम नहीं हो गया था, वो माइनस में चला गया था। तो ये जब तक हम, मैं इसकी जाती तौर पे एक चीज कहता हूँ कि जी हमें सिर्फ 500 लोगों को सजाएं दे दो, उसके बाद ये माशरा, ये मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप क्या करोगे? कोलंबिया में जो माफिया थी ना, 65% माफिया पूरे चीज पे करा थी। यानी अगर 100 ठेले भी लगे हुए ना, तो उसमें से 65 ठेले जो है ना माफिया के होते हैं। 51 जजिस को मारा गया, यानी वो
क्रिश्चियन है वो, ठीक है, 51 जजिस को मारा गया। इसका मतलब है और जो दूसरे जजों के साथ क्या हुआ होगा, किसी का बच्चा उठा लिया गया होगा, सब कुछ किया गया होगा। लेकिन जब उन्होंने तय किया, इन तमाम बातों के बावजूद जजिस जो थे वो इनकार करते थे गलत फैसलों से, जब भी तो उनको मारा जाता था ना। बड़े सीवियर किस्म के केसेस में वो सीवियर तरीके से इनकार करते होंगे, फैसला गलत नहीं देंगे। तो उनको मारा गया। मुझे बताओ, पाकिस्तान में एक जज मारा गया है, वो भी जो है ना वो सियासी तौर पर मारा गया था, आपके नॉलेज में। तो उस कोलंबिया के अंदर फिर गवर्नमेंट और उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, जब गवाह नहीं आते तो गवाहों का मसला होता है, ठीक है ना। जब मुल्क से मुखलिस होंगे तो हम सारे काम करेंगे ना। तो गवाहों के नहीं सर, गवाहों के बचाने के लिए उन्होंने किया, तो उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन अफसर जो था वो उससे जज पूछता था क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन सही की है, वो ईमान हूँ कहता था मैंने सही की, वो जज सलाह देता। कम हो गया केसेस। पाकिस्तान में भी जब तक सजाएं नहीं होंगी, जब तक ये नहीं होगा ना, आप देखिए इतना बड़ा सूबा है, सिंध इतना बड़ा सूबा है, पंजाब इतना बड़ा सूबा है, केपी के अगर देखेंगे तो इतना बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा है, इन तमाम सूबों के अंदर एक आईजी है। आप मुझे बताएं वो आईजी को कैसे पता चलेगा? मैं गया शहदाद कोट, वहां से मैं लाड़काना चला गया, एक बड़ी शख्सियत के साथ गया। रात को हम टहलते टहलते यानी गाड़ी में घूमते घूमते हम लोगों ने खाना वाना खाया, हिरन चिरन सब खा के पी के एक जगह जाकर जब हमने जो है वो पड़ाव डाला, तो आप यकीन करें या नहीं करें, कोई 5 एकड़ पे हीरोइन पोस्ट की काश हुई थी। इतने बड़े, मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में जितने डिवीजन है इतने इंतजामी यूनिट बनाए जाए। जब तक इंतजामी यूनिट नहीं बनेंगे, छोटे छोटे यूनिट, इसका मतलब ये है कि आपका जो गुफ्तगू है उसका मैं जो आगाज किया है वो ये है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात ये है कि जब तक के एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये मुल्क सही नहीं होगा। और एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं चाहती, अल्लाह, यानी आप मुझे बताएं ना कि ये सारे लोग जितने भी लोग इस वक्त आज हुकूमत में हैं या इससे पहले जो लोग थे, यानी आप मुझे बताएं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं एक बात कह रहा हूँ, कौन लोग हैं जिनको आज कौन सपोर्ट कर रहा है इनको? लेकिन खुदा की कसम आज भी लोगों से जब आप बात करें ना, इन तमाम बातों के बावजूद कि उनका दिल जला हुआ है, सारी चीजें, लेकिन उनकी नजर आज भी फौज की तरफ होती है। फौज की तरफ देख रहे होते हैं कि अगर इस मुल्क को कोई सुधार सकता है तो फौज सुधार सकती है। अगर इस शहर के अंदर आप देखें ना, पुलिस है, पुलिस की तरफ क्यों देखती है लोग? इतनी बुरी पुलिस हो गई है, हर आदमी इसके लिए खिलाफ है, लेकिन जब भी जो जाएंगे लोग अपना मसला लेके पुलिस के पास जाते हैं। यानी पुलिस को सही होना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को सही होना पड़ेगा। जब ये दोनों इदारे सही हो जाएंगे और इनको आजादाना तौर पर काम करने दिया जाए। आप मुझे बताएं, कराची में तो रेंजर्स काम कर रही है, इंटीरियर सिंध में क्यों नहीं करती? सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं देती रेंजर्स को अख्तियार कि जो है ना कच्चे के डाकुओं को जो है ना वो खत्म करे? सिंध गवर्नमेंट नहीं देती ना। अगर गवर्नमेंट दे तो रेंजर्स कर देगी, अख्तियारात के साथ देना पड़ेगा ना। जब तक अख्तियारात नहीं होंगे, सिंध कराची में अख्तियार दिए गया, कराची में अख्तियार दिए गए रेंजर्स को, थोड़ी बहुत करप्शन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अमन अमान कायम हुआ। लेकिन वो तो देखें, वो तो पॉलिटिकल विल थी, तो जब हुआ नवाज शरीफ ने फैसला किया कि जनाब हमने ठीक करना है तो वो ठीक हो गया। नवाज शरीफ किसके फैसले से चलता है? नहीं, नवाज शरीफ ने नहीं किया फैसला सर, माजरत के साथ नवाज शरीफ ने नहीं किया सर। आपकी माजरत के साथ, क्या उससे पहले फौज नहीं थी? क्या उससे पहले रेंजर नहीं थी? माजरत के साथ सर, बात ये थी कि जो फैसला हुआ था 2013 वाला, उसमें सिर्फ फौज का इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, फौज को उसने कहा कि ये करना है, कराची में अमन कायम करना है, तो फौज ने किया, वो रेंजर से करवाया जैसे भी करवाया, लेकिन ये हकायक कुछ और हैं। हम उसकी वजह ये, क्या जरदारी के दौर में फौज नहीं थी? क्या उससे पहले एमकेएम के दौर में फौज नहीं थी? क्यों नहीं हुआ था उस वक्त ये सारा कुछ? जब रोज 100 बंदा कत्ल होता था उस वक्त क्यों नहीं ये सारा कुछ हुआ? 92 के बाद आप देखे ना, जिस वक्त फौज आई, फौज के फौरी बाद रेंजर्स आ गई थी। हमें तो मालूम है ना कि फौज रेंजर्स की फौज है, रेंजर की फौज है। आप मुझे बताएं क्या नाम है इसका, क्या शहर में हालात बेहतर नहीं हुए? जो 100 तो कत्ल हो रहे थे उसमें फिर कभी हुई कि नहीं हुई? फिर इसके बाद पॉलिटिकल लोग आ गए, इस मुल्क को तबाह तो पॉलिटिकल लोगों ने किया है। आप मुझे बताएं, अब आप कहेंगे कि फौज नहीं रही है, भाई फौज रही है। फौज जब भी पॉलिटिक्स में गई है, ज़ियाउल हक का दौर देख लें, जब ज़ियाउल हक पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ तबाह हुआ माशरा। परवेज मुशर्रफ जब पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ, माशरा तबाह हो गया। यानी हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चंद लोगों में मुश्तमिल है। वही उनकी फैमिलीज आती हैं, वही फैमिली काम करते हैं, वही सारे काम करते हैं। जब तक के सिस्टम को बदलना होगा, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सिस्टम को बदलना होगा। लोगों के बदलने से कुछ नहीं होगा। इमरान खान को हटा देने से कुछ नहीं हुआ। आपने इमरान खान को हटा के उन्हीं चोरों को लिया जिनको आप कहते रहे ये चोर है, फिर आज आप इमरान खान को कह रहे हैं वो चोर है, कल फिर आप खड़े हो फिर शहबाज शरीफ को कह रहे हैं वो चोर है। कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं? सर, मसला ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है, जिन्होंने ये सारे के सारे चोर बनाए और फिर उन चोरों को हाजी बनाते हैं और फिर दोबारा चोर बना देते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये हमें सिस्टम को ठीक करने के लिए जो आपने बात की है ना,
सिस्टम बनाना है तो फिर हमारे, मैं उसकी मिसाल देता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये इदारों की निजकारी की बात हो रही है, तमाम इदारे मुझे दे दें, 3 सालों में तमाम इदारों की फीस जो पेमेंट है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दे दूंगा, और जिस दिन वो इदारे मेरे हैंड ओवर हो जाएंगे मैं उनको ठीक भी कर दूंगा, उनको अपने पैरों पर भी खड़ा कर दूंगा, और जिस दिन वो स्टैब्लिश हो जाएंगे बिल्कुल दोबारा अपने पैरों पर, मैं 1-1 रुपए में हर इदारा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट कर दूंगा। बात ये कोई बंदा भाई का लाल ऐसे करके दे सकता है? क्यों नहीं ऐसे लोगों को लाते जो इस मुल्क के साथ ऐसे लोगों को लाएंगे तो उनको पैसे कौन कमा के देगा? ये इदारे जो है क्यों आज तबाह है? यानी आप मुझे बताएं कि मैंने आपको बताया ना कि 1 लाख में 20,000 रुपए, 20,000 की दवा पहुंचती है, वाटर बोर्ड चले जाए 25,000 रुपए खाली चेक पे दिए जाते हैं, केएमसी चले जाए वहां चेक पे कितने पैसे दिए जाते हैं। आप जिस इदारे में चले जाए, मैंने जैसे आपके इदारे का जिक्र किया, आप मुझे बताया ना जो एड देती है गवर्नमेंट कितने परसेंट, आपने खुद बताया 50% प्लस, यानी सबसे किंग लोग हैं पाकिस्तान के, सबसे किंग लोग वकील और सर ये तो वकील नहीं सर, वकील ये तो वकील और सहाफी पाकिस्तान के किंग सर, वो 50% आप वकील की बात करते हैं, यही मीडिया जो है, सहाफी जो है, मीडिया उनके लिए, वकीलों के लिए तो खड़े होते हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकते बेचारे, इनको 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती, ये बेचारे तो अगले 2-2 साल लोग, अब कल हमारे एक दोस्त की डेथ हुई है अमीन खान की, उसको सिर्फ ये कि पिछले 4 साल से बेरोजगार था, वो सिर्फ इसी टेंशन में आकर उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। मैं सहाफियों को नहीं कह रहा हूं, बात ये नहीं, मसला ये हम मजबूत है, लेकिन मसला ये तो अपने हक के लिए नहीं बात कर सकते, ये तो बेचारे दूसरों के लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं। ये जितने अखबारात के मालिक हैं, जी पैसे कौन देता है, तनख्वाहें कौन देता है, ठीक है, तनख्वाहें कौन देता है, एड के पैसे किसके पास आते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को कौन चलाता है, इदारे चलाते हैं ना, इदारे जो फौज चलाते, फौज कह रहा हूँ, अखबार के मालिकान चलाते हैं ना, उनके कहने से चलता है, वो समझते हैं कि हम सबसे ताकतवर हैं, वो बेचारे ना सहाफियों की तनख्वाह देते, यानी तनख्वाह नहीं देते 6-6 महीने, तो करप्शन तो बढ़ेगा ना, जब तनख्वाह मुझे नहीं मिलेगी तो मैं कहीं ना कहीं से तो हासिल करूंगा, कहीं ना कहीं से तो पैसे लूंगा, तो मैं हक बात कैसे लिखूंगा? अच्छा ये बताइएगा आगे, देखिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ये मसाइल हैं, लेकिन इसके मसाइल का हल क्या है? इस मसाइल के लिए हम सबको किस तरफ देखना पड़ेगा हमें, और हमें किस तरह के जो इकदाम करने पड़ेंगे कि हमारा माशरा भी ठीक हो जाए, हमारे मुल्क में खुशहाली भी आ जाए, ये जो करप्शन है ये करप्शन खत्म हो जाए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कवानीन तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता? क्या ऐसा कानून नहीं बन सकता कि आज के बाद अगर कोई बंदा करप्शन करता है तो उसको हैंग कर दें? कैसा कानून बने? कोई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगी इस पे? हम तो आज भी कहते हैं, आपके तवज्जुह से मैं कहता हूँ कि आज हम तय कर लें कि आज के बाद इस मुल्क में कोई करप्शन नहीं होगा। ठीक है, करप्शन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदी अरब में भी करप्शन है, स्विट्जरलैंड जैसे में भी, अमेरिका में हर जगह में है, लंदन में है, सब जगह करप्शन है। हम करप्शन खत्म करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन मिनिमाइज होगा। जिस दिन ये सियासतदान तय कर लेंगे कि जो करप्शन करेगा उसको सजा मिलेगी। अब तो खुदा के वास्ते इन सियासतदानों को जो हुकूमतों में बैठे हुए, इन्होंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, अब आज से तय कर ले कि हमने जनाब करप्शन में आदमी ना हमने करप्शन करना है और ना किसी को करने देना है। जब ये बैठ जाए, और भी जो करप्शन की एक वजह ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, आप देखें नैब से ब्यूरोक्रेसी को निकाल दिया गया। करप्शन की बुनियाद कहां से पड़ती है? ब्यूरोक्रेसी से। ठीक है, आप देखें पहले जो 1970 से पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो मैं आपसे कह रहा था, वो लिख देती थी कि ये काम गलत है, हम नहीं करेंगे, लिख देती थी। इसके बाद फिर भुट्टो साहब आए। अब तो ये कहा जाता है कि वो बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे करप्शन करें तो ये आपको भी मिलेगा, हमें भी फायदा होगा। सजा किसको होनी चाहिए? एक्चुअली जो नंबर 1 आदमी है ना इदारे का, वो है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को आप सजा दें गलत काम पे, सेक्रेटरी देखें ये इदारा सही होगा, एक सेक्रेटरी को सजा दे दें आप। इस शहर कराची में एक सेक्रेटरी को शहर सजा दे दें आप देख लें 50% मसले मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे ये बताएं, कराची के अवाम जो है वो पिस रहे हैं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मसाइल के बावजूद उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। हम ओन कराची जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम उससे आवाज उठा रहे हैं, हर शहरी की जो भी मसला होगा उसके लिए हम खड़े होंगे। एक मसला जो सबसे बड़ा, इसके आप को भी इसका सामना होगा, इस वक्त ये है कि ईद से एक दिन कम टमाटर जो है वो तकरीबन महंगा हो गया, 300 रुपए किलो, 350 रुपए किलो हो गया। इसी तरह दूध की जो एक माफिया है उसने शहर में दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर मौजूद हैं वो क्यों नहीं जो प्राइस लिस्ट हैं उस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन करवाते? कमिश्नर कराची ने 220 रुपए दूध किया जी, कमिश्नर बिल्कुल नहीं किया। अगर कमिश्नर कराची चाहे तो ये 190 रुपए का दूध बिकवा सकता है, सही, और अच्छा दूध बिकवा सकता है। क्वालिटी चेक करने के लिए आप लगाए लोग,
आप मौलवियों को लगा दें यार, आप मस्जिद के इमाम को लगाएं कि भाई इस इलाके की जितनी दुकानें हैं उसको चेक करें, उसके इलाकों को चेक करें, फिर लिस्टें दें। आप देख लीजिए, आप मामला 50% कम्युनिटी बेस पर तो आपको काम करना पड़ेगा ना। कम्युनिटी बेस पर आप काम शुरू करें। कम्युनिटी बेस पर पुलिस होनी चाहिए, मुकामी पुलिस होनी चाहिए। लाहौर में मुकामी पुलिस होनी चाहिए, कराची शहर में मुकामी पुलिस होनी चाहिए, लाड़काना में मुकामी पुलिस होनी चाहिए। जो जहां रहता है पुलिस वहीं की होगी, मसाइल जो है ना कम होंगे और लोगों को इंसाफ मिलेगा। जजिस को इंसाफ देना चाहिए। आज का आप मुझे बता दें कि जजिस जो है वो क्या करें, वो क्या कर रहे हैं। लोग बोलते हैं यार वकील मत करो, अच्छा जज कर लो। यानी इस माशरे का, जिस माशरे के अंदर ये हो गया, डॉक्टर जो है आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, अगर आप गवर्नमेंट के दायरे के वो है तो आपके 25 टेस्ट कर देगा पैसे बनाने के लिए। यानी आप भूल गए यार, आप हराम काम कर रहे हैं। जो माशरा क्यों तबाह हो रहा है, जब तमाम लोग हराम काम करेंगे तो माशरा तबाह होगा, माशरे की तबाही होगी। और इससे ज्यादा, यानी जब अभी ये कुछ नहीं हुआ है, इसी शहर में आप देखेंगे, इसी मुल्क में देखेंगे कि लाखों लोगों का कत्ल हो गया जिस तरीके से माशरा तबाह हो रहा है। अल्लाह ताला ये बताता है। मैं तो देखा ना, मैंने हिंदुस्तान के लोग, जब हिंदुस्तान ने मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान के लोगों तुम क्यों भूल जाते हो कि जब भी तुमने मुसलमानों पर जुल्म किया है तो कोई ना कोई एक बंदा पहुंचा है, फिर तुमको तबाह बर्बाद किया है। इसी तरीके से यहूदियों को देख लें आप, जब भी यहूदियों ने मुसलमानों के साथ साजिशें तो हमेशा करते रहे, लेकिन जब साजिशें उनके ऊपर हुई है तो फिर उन यहूदियों के लिए कोई ना कोई सलाउद्दीन अय्यूबी निकला है। कोई ना कोई निकले लोग और निकलेंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को देख ले आप, अब उबैद बिन जर्राह को देख ले आप, तमाम लोगों को देख ले, निकलेंगे कोई ना कोई जो हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा मुसलमानों पे, इसका हिसाब देना है। इसी तरीके से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरीके से उन लोगों को हिसाब देना है जो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार है। इनकी नस्लों को हिसाब देना है। आप अगर मुल्क से बाहर चले जाएंगे, जब भी आपकी नस्लों को हिसाब देना है, वहां जाकर आपकी नस्लें जो है तबाह बर्बाद हो जाएंगी। जहां आप जाकर अमेरिका और कनाडा में रह रहे हैं, वहां जाकर आपकी नस्लें बर्बाद हो गई। आप देख रहे ब्रिगेडियर बिरला था, ब्रिगेडियर बिरला ने कितना जुल्म किया। ब्रिगेडियर बिरला का जब इंतकाल हुआ अमेरिका में, तो उसके बच्चों ने सबसे पहले जो है ना वो ओल्ड होम में भेज दिया था। कितने पैसे कमा के वहां से गया था, वो ओल्ड होम में भेज दिया और उसके बाद उसकी लाश लेने भी नहीं गए। तो इंतकाम तो ये भी है ना, ये भी दिखाता है इन तमाम लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन किराम, कराची के मसाइल बिल्कुल तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको सबको दावत देंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाज़िर खिदमत है। आप यहाँ आएँ, इन मसाइल का हल बताएं और फिर हम सब मिलकर इसे आवाज़ उठाएं, और ताकि ये माशरा और ये कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो कि पाकिस्तान का माशी हब है, इसको हम एक खुशहाल शहर बनाएं जिसमें हर आने वाला शहरी जो भी पाकिस्तानी है वो आए, वो यहाँ पे अगर रोजगार भी कमाए, लेकिन ये कि इस शहर में अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, ताकि वही जो 70s में मोहब्बत भाईचारा मौजूद था वो हो, ताकि इस शहर को फिर दोबारा